हाँ, सम्यगेव समीचीनम्। शोभनम। अब देखिए भवंतः यहाँ बोलेंगे तो उसमें वृंदा जी भी शामिल, इसमें भी इंक्लूड हो जाएंगी भवंतः जब हम बोलेंगे। हाँ हाँ। सर अद्य शीतम् अधिकम् अस्ति। हाँ, शोभनम शोभनम। सर अभी तो एसी चल रहा है यहाँ पे, शीतम कहाँ आ गया? शीतम, लखनऊ नगरे तो शीतम अस्ति। मध्यम 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 मध्यम। नमस्कार सर। नमो इदानीम् नमः सर, अहं नमो नमो नमः। नमः नमो नमः। मम मुखचित्रं चित्रस्य पिधानं करोमि, कारणम् अहम् इदानीं काफी पानं पिबामि। हाँ, स्टार्ट करें हम लोग सरस्वती वंदना। प्लीज स्टार्ट। हाँ। धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या सब लोग मिलके करिए। हाँ। वीणावरदण्डमण्डितकरा, या या पद्मासना श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवी सदा देवै सदा वन्दिता वन्दिता, सा सा मां मां पातु पातु सरस्वती सरस्वती भगवती भगवती निषेचजातः निषेचजाड्यपः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपदमां परमाम् मात्रां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी नभयताम् हस्ते तेषु पाठिकमालिकां विदधती स्वादिदधति पद्मासने पद्मासने संस्थितां संस्थिता, वन्दे वन्दे तां तां परमेश्वरीं परमेश्वरीं भगवतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां बुद्धिप्रदां कारयामि, बुद्धिप्रदां सर्वेभ्यो ये नमो नमः। मंत्र पढ़िएगा। पठामि संस्कृतं नित्यं, नित्यं वदामि वदामि संस्कृतं संस्कृतं सदा, सदा। ध्यायामि ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, संस्कृतं सम्यक्। वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य संस्कृतस्य प्रसाराय प्रसाराय निजं नैजं सर्वं सदा, ददाम्यहम्। संस्कृतस्य संस्कृतस्य सदा सदा भक्तो कृते भक्तो जीवनं वन्दे कृतमातरम्। संस्कृतमातरम्। संस्कृते जीवन संस्कृतस्य कृते जन् यत्नाहं तं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतमातरम्। वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। हम लोगों ने इसमें जो भी हम लोगों का ये बचा ये सेकंड लेसन में बचा है, संस्कृत ग्रंथकार परिचय और क्या नाम है गद्य काव्यम, इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग ग्रामर पार्ट और ये सुभाषितानी एक्सेट्रा इनको कवर करते हुए हम लोग चलते हैं, है ना। जी अच्छा, कल ये आया था जो हम लोगों का वो था ना, क्या नाम है, एक ये सुभाषितानी में ये जो था कृत्यम चैव नैव कर्तव्यम, तो ये मैंने उनसे पूछा था गाना मूर्ति सर से कल। तो गाना मूर्ति सर ने ये बताया अकृत्यम में क्री धातु में हमारी क्यप प्रत्यय है, क्यप। ये कोई स्पेशल प्रत्यय है, ये अभी हम लोग सिलेबस से बाहर है, हम लोग स्कोप से भी बाहर है, सिलेबस तो छोटी वैसी चीज हो गई। सर तो कौन सा पेज नंबर की बात कर रहे हैं आप? पेज नंबर 37, ये जो फोर्थ श्लोक है ना, अकृत्यम नैव कर्तव्यम जी जी। प्राणस त्यागे अपि, इसमें ये कंफ्यूजन था कि लेप प्रत्यय तो नहीं, लेप प्रत्यय तो हो ही नहीं सकता। लेप नहीं लेफ्ट प्रत्यय के नहीं। लिए तो क्री धातु से पहले उपसर्ग होनी चाहिए थी। जी जी अगर हमें लेप प्रत्यय लगानी होती तो जैसे अपकृत्य, उपकृत्य,
जी ऐसे करके तो तब तब तो लयबंत होगा ये, जी उपकार करके अपकार करके। लेकिन और इससे यत प्रत्यय से जो शब्द बनता है करने योग्य, वो बनता है कार्यम। कार्यम कार्यम अकार्यम। जैसे वो भगवत गीता में श्लोक आता है ना 18वें अध्याय में, बुद्धि के बारे में जहां बताया है, या धर्मम अधर्मम चा कार्यम कार्यम चा अकार्यमेव चा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो इसमें करने कौन सा योग्य और इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्या कार्यम, क्या कार्यम में जैसे पे होता है ना, पा से पेयजल, हाँ 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 पेयजल, पेयजल, जे जानने योग्य, पेय पीने योग्य, है ना, खाद्य खाने योग्य, पाठ्य पढ़ने योग्य। मोटा मोटा है। हाँ हाँ अगर हम बेसिक शब्दों से जोड़ लेंगे तो हमें प्रत्यय क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ कार्य कार्यम कार्यम चा अकार्यमेव चा, तो कार्यम मीन्स करने योग्य, ये नपुंसक लिंग में बन गया कार्यम, ठंडा होगा वो। हाँ। ऐसे करके बन गया। ठीक है, तो ये एक तो ये हम लोग, कर्तव्य में तो वही है लेप। हाँ हाँ हाँ, कर्तव्यम, कर्तव्य तव्यत प्रत्यय, तबीयत तव्यत। कर्तव्यम, हाँ कर्तव्यम करणीयम, अनियत प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय। जी 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 सॉरी। हाँ, जहां भी ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे नहीं, वहां मैंने पूछा इनवेरिएबली ये कार्यम में कौन सा प्रत्यय बोल रहे हैं आप? यत यत यत। यत प्रत्यय, हाँ अच्छा। यत प्रत्यय, हाँ। तीन जहां प्रत्यय भी होते तव्यत हैं। और अनियत प्रत्यय हमारे क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे वहां इनवेरिएबली कर्मणि प्रयोग होगा। हाँ, तीन प्रत्यय होते हैं, य प्रत्यय, तव्यत हाँ प्रत्यय और अनियत प्रत्यय। तो उसमें से वो हाँ हाँ, यत प्रत्यय का भी जो प्रयोग होता है वो भी नॉर्मली इसी के लिए होता है, कर्मणि प्रयोग के लिए। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं। अच्छा हाँ, और तो कुछ नहीं था। हाँ, चाकू एक ही शब्द आया कल, एकाकी। ये था ना, कौन सा था कि वो एकाकी गाय, उसको धेनु जाता था दिलीप। एकाकी कैसा शब्द है? जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़े तद्धित शब्दों में, तो ये तद्धितांत शब्द है, एकाकी गुणी की तरह। जैसे गुणी एक गुणः यस्मिन संति, तो वो क्या हो गया? गुणी। ऐसे ही एकाकी जो एकमेव अस्ति, इसको हम इस तरह कह सकते हैं, जो अकेला ही है, एकमेव अस्ति। तो एकाकी के अगर हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप देखें तो क्या होंगे? स्त्रीलिंग क्या बनेगा? गुणी का क्या बनता था? गुणी, गुणिनी और एकाकिनी गुणी। हाँ, एकाकी के क्या क्या बनेंगे? एकाकी एकाकिनी एकाकिनी, एकाकिनी और एकाकी। हाँ, और एकाकी नपुंसक लिंग में ह्रस्व ही। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यहाँ पे। ये जो हम लोगों का तृतीय पाठ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सूक्ति से स्टार्ट करते हैं। हाँ नरेश सर, स्टार्ट करिएगा, सूक्ति पढ़िए सर, और एक्सप्लेन भी करिएगा। जी सर। महाजनस्य संपर्कः कस्य नोन्नतिकारकः? हाँ, महापुरुष का, महाजनस्य महापुरुष का संपर्क हाँ, किसकी उन्नति हाँ, नहीं करता? हाँ, किसकी उन्नति कारक नहीं है? किसकी उन्नति कारक नहीं उन्नति है? नहीं करता। हाँ, जी जी। उन्नति। अब यहाँ ये यहाँ क्रियापद क्या है? क्रिया अध्याहार करना पड़ेगा सर, अस्ति करता है। अध्याहार करना पड़ेगा। नोन्नति कारकः अस्ति, जी। यहाँ अध्याहार करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ हमारा कर्ता पद क्या है? कर्तृपद। महाजनस्य संपर्कः कस्य 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 उन्नति करता है। उन्नति होगा। उन्नति कारकः तो संपर्कः का विशेषण, महाजन। संपर्कः का विशेषण। देखिए, ऑलवेज रिमेम्बर कि देखिए जो कर्ता पद होगा वो हमेशा प्रथमा, जो कर्तृवाच्य है उसके अंदर हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा।
संपर्क संपर्क होगा फिर संपर्क। जो कर्तृपद है वो संपर्क है, और ये जो हमारा उन्नति कारक ये जो शब्द है ये विशेषण है संपर्क का। जी ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे कर्मधारय समास। हाँ जी। एमएस यादव सर पढ़िएगा। जी महोदय। समास कर्मधारय है, यह तत्पुरुष समास का ही एक। इसमें हम लोग थोड़ा सा एक देख लें। हम लोगों ने तत्पुरुष समास में क्या देखा था? तत्पुरुष समास के अंदर जो हमारा उत्तर पद है उसकी प्रधानता है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसमें हमने प्रथमा तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े हैं जी। अब इसके अंदर कर्मधारय समास के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें विशेष विशेषण भाव रहता है, और इसमें दोनों पदों की विभक्ति सेम होगी, देन इट वुड बी कर्मधारय समास। हाँ, अब पढ़िए। दोनों की व्यक्ति प्रथमा होगी ना, कोई भी हो सकता है। हाँ, प्रथमा नेचुरली जब हम लोग करेंगे, विग्रह करेंगे तो प्रथमा विभक्ति में करते हैं, उसके बाद हम जो है उसमें जोड़ते हैं जो भी जोड़ना होता है। हाँ वैशाली जी बताइएगा प्लीज। संडे का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? क्योंकि संडे का मैं परीक्षा ही करती हूँ ना, तो मेरा ये हो जाए। डॉक्टर अमिताभ से रिक्वेस्ट करेंगे कि सैटरडे का कर दिया करें रिकॉर्डिंग। शायद कल की तो नहीं की है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। डॉक्टर अमिताभ प्लीज रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जी सर, जी जी करेंगे सर। हाँ यादव सर पढ़िए। जी महोदय। यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, इसलिए तत्पुरुष के समान इसमें भी उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होता है। यह समास मुख्यतः विशेष से विशेषण से बनता है। इसके 6 भेद हैं, उदाहरणों से हम इनका परिचय प्राप्त करें। विशेषण पूर्व पदः, जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है। समास नीलोत्पलम, नीला कमल। विग्रह वाक्य नीलम चा तत्पलम चा। हाँ, अब इसमें देखिए ये इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसको हम सिंपली अगर हम बोले नीलम उत्पलम, ये भी शुद्ध है। पहले फर्स्ट स्टेज में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इट इज नीलम उत्पलम, नीला कमल। उसके बाद हम नीलम च तत् उत्पलम के मीनिंग ये हुए नीला है जो वही कमल है। तो ये आगे की स्टेज आएगी, पहले हम लोग इनिशियल स्टेज समझ लें। नीलम उत्पलम, नीलम क्या हो गया? विशेषण। उत्पलम क्या हो गया? विशेष्य। नीला कमल। हाँ जी। यहाँ पूर्व पद नीलम, उत्तर पद उत्पलम का विशेषण है। हाँ। उपमान पूर्व पदः, जिसमें पूर्व पद उपमान जिसके साथ तुलना दी जाती है होता है। जैसे हिम शीतलम, हिमम इव शीतलम, बर्फ जैसा शीतल। यहाँ किसी शीतल वस्तु की तुलना हिम से की गई है, इसलिए हिम उपमान है और वह पूर्व पद के रूप में है। हाँ, अब ये देखिए उपमेय और उपमान क्या होते हैं। उपमेय, अब जैसे उपमेय में भी यत् प्रत्यय लगी हुई है उपमा में। उपमेय, उपमा के योग्य, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो अब जैसे इन्होंने कहा हिम शीतलम, तो क्या कहा इन्होंने? क्या किया इसका विग्रह? हिमम एव शीतलम, हिम की तरह शीतल। तो मेन चीज तो क्या है? शीतलता को हम बता रहे हैं कि शीतल कैसा है, हिम की तरह है। तो इसमें हमारा उपमेय क्या हो गया? शीतल, और उपमान क्या हो गया? हिम। ठीक है, ऐसे कर। सर उपमेय क्या बताया आपने? जिससे तुलना की जाए, मतलब हाँ, उपमा के योग्य, उपमा के योग्य। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे हम बोले चंद्रमुखी, तो मुख के उपमा हम दे रहे हैं चंद्रमा से। ठीक है ना? तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए। हाँ, ललिता जी पढ़िएगा। ललिता जी पढ़िएगा। विशेषण से सिमेट्रिकल है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पढ़िएगा।
उपमानोत्तर पद है, हाँ जिसमें उत्तर पद पीछे आने वाला शब्द उपमान हो, जैसे हाँ नरसिंह है, नरः सिंह इव, सिंह हाँ जैसा नर। हाँ। यहाँ अब इसमें सिंह हाँ आप देखिए नर सिंह, इसमें हम जो है किसके, इसमें मेन जो है वो नर है ना, नर, इसकी हम उपमा दे रहे हैं, तो उपमेय क्या हो गया, सिंह, नर, 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 ये तो हो गया उपमेय, और उपमान क्या हो गया, सिंह। तो उपमान इसमें बाद में आया, उत्तर पद में उपमान आया, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, उपमान, उपमान उत्तर पदम, ऐसे करके हम बोलेंगे। इससे पहले वाला क्या था, हिम शीतलम, तो हिम शीतलम जो है वो हमारा उपमेय है, उपमान क्या है, हिम, ये पूर्व पद हो गया हिम, इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। यहाँ सिंह शब्द उपमान है जो उत्तर पद के रूप में है, संभावना पूर्वद है, जहाँ पूर्व पद संभावना को सूचित करता है, जैसे आम्र वृक्ष है, आम्रः इति वृक्षः। अवधारणा पूर्ववतः आम्रः इति वृक्षः, आम्र वृक्ष, जैसे अभी हमने बोला ना, आम्र ही, जैसे इति, जैसे हम लोग इति करके बोलते हैं ना, किसी भी शब्द में, रामः इति विष्णु, जैसे ऐसे करके बोलते हैं ना, जैसे वही विष्णु है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग बोलेंगे आम्र वृक्षः, आम्र ही वृक्ष है, आम्र ही तो कहना ठीक नहीं है, आम्र वृक्ष, आम्रः इति वृक्षः। हाँ। अवधारणा पूर्वपद है, जहाँ पूर्वपद निश्चितता को सूचित करता है, जैसे यहाँ वृक्षः जो शब्द है ना, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आम्रः इति वृक्षः, यहाँ वृक्षः इंपॉर्टेंट है, ये आम्र वृक्ष भी हो सकता है, नारिकेल वृक्षः भी हो सकता है, कुछ जम्बू फल वृक्ष, ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वृक्ष इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इट इज तत्पुरुष समास। क्लियर? तत्पुरुष, हाँ सर कर्मधारय पढ़ा रहे ना, हाँ, तो तत्पुरुष का ही तो पार्ट है ना ये कर्मधारय, जिसमें दोनों हमारी विभक्तियां सेम है, तो हम इसको बोलेंगे कर्मधारय समास, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। हाँ। अवधारणा पूर्वपद है, जहाँ पूर्वपद निश्चितता को सूचित करता है, जैसे विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है। ऊपर के उदाहरण में विद्या एव, विद्या ही वाक्यांश निश्चय का सूचक है, और जिसका निश्चय बताते हैं वह पूर्व पद के रूप में है। हाँ, विद्या धनम, अब विद्या ही धन है, विद्या एव धनम, जहाँ और भी इसे उदाहरण आगे आएंगे, हम लोग इनको देखेंगे, तपो धनम, तपः एव धनम, ऐसे कर। हाँ। मध्यम पद लोभी, जिसमें मध्य का पद लुप्त होता है, मध्यम पद लोभी। छाया तरुः, छाया प्रधानः तरुः, छाया बहुल वृक्ष। यहाँ प्रधान शब्द जो मध्य में था समास में लुप्त हो गया है, इसलिए यह मध्यम पद लोभी कर्मधारय समास है। हाँ, इसमें तो देखिए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पढ़ा, छाया प्रधानः तरुः, प्रधानः का लोप हो गया, छाया तरुः, ऐसे करके हम लोगों ने इसको किया है, क्योंकि मध्यम पद का लोप हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं मध्यम पद लोपी कर्मधारय समासः। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइए। सर इन सभी एग्जांपल्स में जो ये सर दूसरे वर्ड्स हैं बीच वाले, जैसे तत्, एव, इति, इन सब का थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। अभी तत् वाला जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो तत् आया है ना, ये नीलम च तत् उत्पलम, अभी आप केवल इतना याद रखिए, नीलम उत्पलम, इसी को हम जब आगे एग्जाम्पल्स हैं तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। नीलम च तत् उत्पलम का मीनिंग हो गया,
नीला है जो वही उत्पल है, वही कमल है। उन्होंने फिर इसमें दो मतलब चर्चा क्यों किया सर? उसको लिखने का तरीका है इसको। कमल का विशेषण है, नहीं कमल का विशेषण है, कमल का विशेषण हुआ ना नीलम, तो इट्स अ वे ऑफ राइटिंग। हाँ, इट इज अ वे ऑफ राइटिंग। भाव है वहाँ पे। विशेषण विशेष्य भाव है यहाँ। च मतलब तो हिंदी में सर और होता है ना। हाँ, तो नीला और, हाँ नीला और नीला है, मतलब जो नीला है, आप इसको इस तरह समझिए, जो इट इज अ वे ऑफ राइटिंग। नीलम च तत् उत्पलम च, जो नीला है वही उत्पल है। नीला और उत्पल ये दोनों उन्होंने कहा कि एक ही चीज है। नीलम च उत्पलम च, नील और उत्पल, जो नीला है वही उत्पल है। ठीक सर, ठीक है। मतलब दोनों को एक ही बताया है उन्होंने कि दोनों अलग अलग नहीं है, नीलम उत्पलम ऐसे करके। तो नीला है वह कमल है। हाँ, नीला है वो कमल है। इसको हम लोग आगे अभी आ रहे हैं तो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। हाँ सिंधुजा जी पढ़िएगा। कर्मधारय समास को अच्छी प्रकार से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों में समस्त पदों को ध्यान से पढ़कर समझिए। हाँ। जैन मुनि श्वेतांबरम धरति। हाँ। जैन मुनि श्वेत वस्त्र धारण करता है। हाँ, अब श्वेतांबरम शब्द आया जैसे, है ना, तो इसका विग्रह अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? श्वेत है अंबर जिस, हाँ वो तो फिर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, श्वेतांबरम, अंबरम, श्वेतम अंबरम, श्वेतम च तत् अंबरम, श्वेतम च तत् अंबरम। हाँ, अगर इसको हम तत् के साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? श्वेतम च तत् अंबरम। अंबरम च, हाँ, श्वेतम च तत् अंबरम च, अंबरम च भी है ना बाद में। हाँ, अंबरम च, श्वेतम च तत् अंबरम च, अगर हमें वैसे बोलना होगा। हाँ वैशाली जी बताइए। विशेषण विशेष्य भाव में जैसे लिंग होगा उसी तरह उसका विग्रह होगा ना, तो ये भी ठीक है ना, श्वेतम अंबरम, ये भी ठीक है। हाँ, इसको हम तीनों लिंगों में एक्सप्लेन करेंगे, आगे हैं इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, तब हम इसको तीनों लिंगों में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि नपुंसक लिंग में ये आया है श्वेतम च तत् अंबरम च, अंबरम शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए तत् आया। अगर ये पुल्लिंग होता तो यहां पर पुल्लिंग शब्द आता, अगर स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग शब्द आता यहाँ। ये आगे एग्जांपल्स हैं, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। सेकंड, आकाशे नील मेघाः दृश्यन्ते। हाँ, आकाश में काले बादल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नीले बादल, नील नीलाः मेघाः। हाँ, नीलाः मेघाः, प्रथमा बहुवचन, ठीक है। नीलाः मेघाः, अगर इसको उसके साथ में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? चा के साथ में, इसके साथ में नहीं आएगा यहाँ, ये मेघा शब्द पुल्लिंग शब्द है, तानी ते आएगा, ते साथ ते, नीला चा ते मेघा चा, ते मेघाः च। कृष्ण घनश्यामः आसीत्। हाँ, कृष्ण मेघ के समान श्याम वर्ण वाले थे। हाँ, घनश्यामः, हाँ, तो इस ये भी पुल्लिंग होगा, घनः। हाँ, घनश्यामः, ये देखिए। हाँ, अब ये घनश्यामः ऐसा ही है जैसे हमारा हिम शीतलम, घनश्यामः यानी घन की तरह शीतल। क्या होगा? घन एव, घनः इव, घनः इव शीतलः, घनः इव शीतलः, श्यामः इव श्यामः। हाँ, घनः एव श्यामः। हाँ रवि जी पढ़िए आगे।
रवि जी चले, अच्छा है तो रवि जी। जी महोदय। हाँ पढ़िए सर। हिम शीतलम पेयम हाँ आरोग्याय न हाँ भवति। हाँ बर्फ वाला पानी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। हाँ हिमम शीतलम, अच्छा हाँ, इसमें ये तो जो हमारा घन श्यामः था, इसमें ये इसका जो सबसेट है वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। इसमें उपमान और उपमेय कौन कौन है? हाँ घन श्यामः, उपमान इसमें श्याम होगा। श्याम का घन है। हाँ घन जो है विशेषण। हाँ श्याम जो है वो हमारा उपमेय हो गया, और घन क्या हुआ? उपमान। इससे हमारी तुलना की जा रही है, तो उपमान पूर्व पदम ऐसे करके हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये विशेष और विशेषण नहीं है। विशेष और विशेषण भी है, लेकिन उपमेय और उपमान भी तो है ना जी, है ना। तो इसमें कौन सा उपमेय पहले है, उपमान पहले है, ये हमारा आएगा, ठीक है। इसमें दिया है घनः एव श्यामः। हाँ घना एव श्यामः, कंपैरिजन है ना। हाँ पढ़िए। घन ही श्याम है। जनकः राजऋषिः हिम शीतलम, हिमम, हाँ हिम शीतलम, हिमम च तत् शीतलम। हाँ हिम की तरह शीतल, हिमम इव शीतलम। तो इसको अगर इसे कहें हिमम च तत् शीतलम ना, ये ऐसा है ना, ये तो जहां आपके विशेषण विशेष्य भाव जहां पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है वहां तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हिमम एव शीतलम में तो आप कंपेयर कर रहे हैं ना किसी चीज से। अच्छा, कंपैरिजन है ना, यहाँ पर तुलना है, यहाँ उपमा दी जा रही है जी। तो यहाँ विग्रह उस तरह नहीं हो सकता जी, ठीक है। ठीक है। हिमम एव शीतलम, तो ये क्या हो गया इसमें? शीतलम हमारा उपमेय हो गया, उपमेय और उपमान हमारा हिमम हो गया, तो इसमें क्या हो गया? उपमान पूर्व पदम, ऐसे कर। हाँ जनकः राजऋषिः हाँ, इसमें आसीत्। आरोग्याय, आरोग्याय ये हमारा कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? चतुर्थी। हाँ एकवचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचनी, ठीक है। पेयम कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? पेयम तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ प्रथमा विभक्ति एक वचनम, तो पेयम जो है क्या हो गया? यहाँ पर कर्तृपद है। यहाँ हिम शीतलम पेयम, हिम शीतलम उसका विशेषण हो गया पेयम का। पेयम जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, इसमें हमारा यत् प्रत्यय है, ठीक है जी। हाँ पढ़िए। जनकः राजऋषिः आसीत्। हाँ जनक राजऋषि थे। हाँ राजऋषि एव, राजर्षि, राजर्षि, हाँ राजर्षि। यहाँ कौन सी संधि है सर? पहले तो ये बताइए राजर्षि, पहले तो हम लोग इस पर आए, पहले तो इसमें समास कौन सा है? राजर्षि, ऋषि के समान राजा। हाँ राजा, राजा ऋषि, राजा ऋषि इव। हाँ राजा ऋषि इव, राजा किसकी तरह? ऋषि की तरह। हाँ तो मेन कौन इसमें कंपैरिजन किससे हो रहा है? तुलना किससे हो रही है? ऋषि से। राजा क्या हो गया? उपमेय। राजा उपमेय हो गया, राजा उपमेय हो गया, ऋषि उपमान हो गया, उपमान उत्तर पदम, ठीक है। राजा ऋषि एव, ऐसा राजर्षि ही। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज, राजा और ऋषि इन दोनों को मिलकर समास हुआ, तो यहाँ क्योंकि संधि का योग है, राजा प्रातिपदिक लिया हमने, राजन का प्रातिपदिक राजा, राजन का राज ऋषि, राजन जो प्रातिपदिक है उसका हमने राजन लिया, और ऋषि का ऋषि लिया, तो वास्तव में ये बनना चाहिए था राजन ऋषि, लेकिन कुछ और नियम है जिससे नकार का लोप हो जाता है, तो बन जाता है राज ऋषि। दोनों पदों में गुण संधि है, गुण संधि। हाँ गुण संधि है, राजर्षि।
अब देखिए यहाँ विकल्प करेंगे तो वो हो जाएगा ना, दूसरी कौन सी होती है? और री मिलके अर हो जाएगा ना, अर हो जाएगा। दूसरी होती है हमारी प्रकृति भाव। प्रकृति भाव देखिए, प्रकृति भाव का भी यहाँ योग था, लेकिन प्रकृति भाव में क्या होता है, वो विकल्प से होती है कि राज अलग लिखते हैं हम लोग, राज और ऋषि अलग लिखते हैं, राज ऋषि। हाँ, लेकिन यहाँ जब हम समस्त पद बनाएंगे तो इनवेरिएबली संधि करेंगे, इनवेरिएबली संधि करेंगे। ये हम ऐसा नहीं कर सकते कि राज अलग लिख दें, ऋषि अलग लिख दें और क्या देंगे तो प्रकृति भाव संधि हो गई और ये हो गया, नहीं। यहाँ इनवेरिएबली संधि करनी पड़ेगी समस्त पद के लिए, राज ऋषि ही, ऐसा, ठीक है। हाँ जी। क्रम द्वारा हाँ कर किसलेन पुष्पाणि अवचिनोति। हाँ, क्रम द्वारा किसले के समान। प्रमद द्वारा नाम है, प्रमद द्वारा किसले के समान कोमल हाथ कर किसलयेन, कर किसले द्वारा। किसले किसे कहते हैं? कोमल। जो कोपल फूटती है ना, उससे जो छोटी सी पत्ती सबसे पहले निकलती है, दैट इज कॉल्ड किसले। कोपल से जो पहली जो छोटी सी पत्ती जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आती है, दैट इज कॉल्ड किसले। हाथ इतने कोमल है। हाँ, हाथ उसकी तरह कोमल है, किसले की तरह कोमल है। तो इसमें कर किसले में उपमेय और उपमान कौन कौन हुए हैं? सर हाथ तो उपमेय हो गया, और सुंदर वो किसले, किसले उपमान हो गया, किसले उपमान हो गया। तो कर किसलय, तो कर किसलय में हमारा उपमान उत्तर पदम ऐसे करके हो गया, करह इव किसलयः, ठीक है। उपमान हो गया, करह किसलयः इव, करह किसलयः इव, करह जो हाथ है हमारा वो किसले की तरह है, करह किसलयः इव। उपमान उपमान उत्तर पदः, ठीक है। ऐसे ये हमारा इसके अंदर जब हम करेंगे तो अब यहां देखिए, जब हम विग्रह करेंगे कर किसलयेन, तो क्या हम विग्रह करेंगे? करह किसलयः इव, तो क्या पद बना ये? कर किसलयः। तो कॉमा करके यहाँ पे लिख देंगे तेन, क्योंकि यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन में है ना, कर किसलयः तेन। जब विग्रह करेंगे कर किसलयेन का, तो इस तरीके से करके विग्रह करेंगे, ठीक है। हाँ मधुलिका जी पढ़िए आगे। हाँ। मम गृहस्य पुरतः नारिकेल वृक्षः अस्ति। हाँ, मेरे घर के सामने नारियल फल का वृक्ष है। नारिकेल नारिकेलस्य वृक्षः। हाँ, जैसे आम्र वृक्षः था, आम्रा इति वृक्षः। हाँ, तो नारिकेल इति वृक्षः। हाँ, संभावना पूर्व पदः, अच्छा, कर्मधारय समासः। कर्मधारय, संभावना पूर्व पदः कर्मधारय समासः, ऐसे। हाँ। गंगा नदी उत्तर भारते प्रवहति। हाँ, गंगा नदी उत्तर भारत में बहती है। हाँ, तो गंगा नदी, हाँ, इसमें समास हुआ है ना सर? हाँ बिल्कुल, गंगा नदी, तो गंगा इति नदी, तो गंगा इति नदी, इति नदी, गंगा इति नदी, इसमें पूर्व पद प्रधान हुआ ना? ना, इसमें तो संभावना पूर्ण होगा ना, जैसे आम्र वृक्ष। हाँ, जैसे हाँ, जैसे आम्र वृक्ष है ना। हाँ, तो नदी में गंगा। हाँ, गंगा इति नदी ऐसे करके, गंगा इति नदी। हाँ। ऋषयः हाँ, तपोघनस्य वयं न कर्तुम् इच्छन्ति। हाँ। तो ऋषय तपस्या रूपी धन का व्यय नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तपोघनस्य। हाँ, इसमें क्या है? तप ही धन है। हाँ,
ठीक है, तपः एव धनम, तपः एव धनम। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? अवधारणा, अवधारणा पूर्व पदः। अच्छा, तपः एव धनम। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो तपः शब्द है इसमें प्रातिपदिक क्या है? सर तपस। तपस। और इसका जो धनम है ये शब्द, इसका प्रातिपदिक क्या है? धन। धन। तो जो दोनों प्रातिपदिकों को मिलाएंगे तो तपस धन ऐसे करके बनना चाहिए था ना जी। यहाँ कुछ विशेष नियम है जिनको हम लोग अभी इस कोविड लेवल पर तो नहीं, लेकिन आगे आएंगे। ये इसमें सकार की जगह पर विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, तपः धन। और वो विसर्ग क्योंकि ये मृदु व्यंजन है था, इसलिए सकार में कन्वर्ट हो गया, तपोधन ऐसे करके बन जाते हैं, तपोधन। अच्छा, अब यहाँ देखिए, तपोधनस्य, इसका विग्रह कैसे होगा? ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। तपः एव धनम तस्य। हाँ, तपः एव धनम, कॉमा, ये कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा हो गया अवधारणा पूर्व पदः कर्मधारय समासः। और कॉमा करके हम लोग इसको क्या लिखेंगे? तपः एव धनः, कॉमा करके तपोधनः, और फिर उसके बाद कॉमा करके लिखेंगे तस्य, तपोधनः इति तपोधनः तस्य। ठीक है जी। हाँ, पढ़िए। एकलव्यः द्रोणं गुरुदेवं महत्वा धनुर्विद्याभ्यासम् अकरोत्। हाँ, एकलव्य ने द्रोणी को ही गुरुदेव मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। तो धनुर्विद्याभ्यास, इसमें तो 3 शब्द आते हैं, धनुर हो गया, विद्या हो गया, अभ्यासम हो गया। गुरुदेवम, पहले तो गुरुदेवम पर आई है ना। अच्छा। हाँ। तो देव जो गुरु के समान, गुरु जो देव के समान है। हाँ, गुरु ही देव है। हाँ, गुरु ही देव है। ही देव है, ऐसे गुरुदेव देव है। हाँ, गुरु ही देव है। गुरु ही देव है, गुरुदेव। हाँ, देवम। हाँ, गुरुः एव देवः। एव देव। हाँ, इति गुरुदेवः। अब यहाँ कौन सी विभक्ति में है ये गुरुदेवम? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। तो विग्रह के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? तम। तम, ये पुल्लिंग में हमें करना पड़ेगा क्योंकि देवः पुल्लिंग है। जी, ठीक है। तो गुरुदेवम, गुरु एव देवः इति गुरुदेवः। अच्छा, गुरु एव देव, तम ऐसे करके करना पड़ेगा। हाँ द्विवेदी सर, पढ़िएगा जी। अस्मिन् प्रकोष्ठे छात्राणां 22 अस्ति। इस कक्ष में 22 छात्र हैं। हाँ, तो अस्मिन् प्रकोष्ठे छात्राणां 22। 22 का इसमें विग्रह देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 55 पर सीरियल नंबर 11 पर दिया हुआ है। द्व्यधिका विंशतिः। हाँ, अब ये देखिए, इसमें अगर आप देखिए द्वे, इसमें प्रवेश वाली बुक है आपके पास? अगर हो तो खोलिए प्रवेश वाली बुक। इसमें देखिए संख्याओं के रूप दे रखे हैं। ठीक है, पेज नंबर 218। जी। तो इन्होंने विंशति को स्त्रीलिंग माना है यहाँ। तो स्त्रीलिंग क्योंकि इन्होंने ट्रीट किया है इसलिए अधिका भी जो है ना वो स्त्रीलिंग में आया है, अधिका। और द्वय देखिए इसमें जो है, जहाँ एक सबसे 4.25 पे दे रखे हैं द्वय शब्द के रूप, वहां द्वय है। तो द्वय अधिका, द्वय अधिका विंशति, 2 अधिक 20 अर्थात 22। जी। द्वय और अधिका, यहाँ पर कौन सी संधि हुई? द्वधिका, द्वे प्लस अधिका, दीर्घ संधि।
ए का अय हुआ, अय का अय ए का अय हुआ, पूर्व संधि हुई। अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। हाँ, ए का अय, आई का आय, ओ का अब और औ का आब। जब विभिन्न विभिन्न स्वर आ जाते हैं तो फिर ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अयादि संधि है, द्वाधिका विंशति। लेकिन अभी इन्होंने द्वाविंशति किया है यहाँ पर प्रातिपदिक तो द्वय है, तो द्वय विंशति ऐसा होना चाहिए था। ये कल मैं उनसे गानामूर्ति सर से पूछने वाला था वो, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा बाद में टेकअप करेंगे जो भी रह गया है। तो ये गानामूर्ति सर से मैं पूछ के बताऊंगा ये द्वाविंशति क्यों है। ये प्रातिपदिक तो द्वय है ना, द्वय है, तो द्वय द्वय प्लस विंशति, द्वैविंशति ऐसे करके शब्द समस्त पद ऐसे बनना चाहिए था। प्रातिपदिक जोड़ते हैं ना द्वौ है, प्रातिपदिक द्वौ नहीं है। देखिए आप बुक खोलिए, प्रातिपदिक ये बुक खोलिए, पेज नंबर इसकी वाली प्रवेश वाली बुक में द्वय शब्द दे रखा है। द्वय वजानता द्वय शब्द जी, पुल्लिंग भी लगा होगा अगर द्वौ अगर है तब तो ठीक है, द्वाधिका तब तो बन जाएगा। अगर द्वौ प्लस अधिका अगर हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो इन्होंने जो प्रातिपदिक तो द्वय है ना। जी जी जी, तो ये उनसे डिस्कस करके फिर हम लोग इसको करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ है। अगर द्वौ अगर हम लोग माने तब तो ठीक है, द्वाविंशति नहीं तब भी नहीं बनता, द्वौ से भी नहीं बनेगा। द्वाविंशति में कोई योग ही नहीं है संधि का। अयादि संधि लगती है ना, यावाराला जो है वो अच्छा, ये हम लोग ये मान सकते हैं नहीं, लेकिन वो तो विभिन्न वो आना चाहिए ना, स्वर आना चाहिए। अयादि संधि के लिए बाद में भी जो परवर्ण है वो भी स्वर होना चाहिए। यहाँ स्वर तो है नहीं, अव्यंजन है विंशति, इसलिए अयादि संधि का योग भी यहाँ नहीं है। द्वाधिका में था, द्वे प्लस अधिका, क्योंकि अधिका में हमारा स्वर आ रहा था उत्तर पद, उत्तर वर्ण में। उत्तर वर्ण जो था, उत्तर पद का जो पहला वर्ण था उसमें हमारा स्वर आ रहा था। यहाँ स्वर नहीं है, तो यहाँ इसका संधि का योग भी नहीं है। तो इसको हम लोग जो है इसको देखेंगे कैसे हम लोगों ने इसको किया है ना। हाँ, पढ़िए सर, आगे पढ़िएगा। बेंगलुरु नगरे सर्वत्र मार्गस्य उभय पार्श्वयोः छायातर्वः सन्ति। बेंगलुरु नगर में सब स्थान पर मार्गों के दोनों ओर छाया वाले वृक्ष हैं। तो बेंगलुरु नगरे तो पहले तो इसी का होगा ना ये। हाँ बिल्कुल, पहले तो इसी का होगा। अगर करेंगे विग्रह तो क्या होगा, किसकी तरह होगा? बंगलुरु नगरे, इसका विग्रह किसकी तरह होगा? आम्र वृक्ष की तरह। जैसे आम्र वृक्ष है ना हमारा, वैसे बंगलुरु नगरे है ना, आइडेंटिकल दिख रहा है ना, सिमिलर दिख रहा है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा, कैसे करेंगे विग्रह हम लोग इसका? बेंगलुरु इति नगरम, बंगलुरु इति नगरम, बंगलुरु इति नगरम। तो क्या बन गया ये? बंगलुरु नगरम। और यहाँ है सप्तमी विभक्ति में, तो क्या करेंगे इसके बाद में? तस्मिन, तस्मिन बंगलुरु इति नगरम इति बंगलुरु नगरम। और इसको वामा करके फिर लिख देंगे तस्मिन, उसमें। हाँ जी, हाँ। सर्वत्र मार्गस्य, हाँ, उभय पार्श्वयोः, हाँ, उभय पार्श्वयोः, हाँ, उभय पार्श्वयोः में भी द्वंद्व समास है, लेकिन ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब इसका विग्रह बताएंगे, ठीक है? हाँ, ये भी दो पद मिलके बना हुआ है ना, उभय पार्श्वयोः, उभय और पार्श्व जी। हाँ हाँ, तो जब हम लोग द्वंद्व समास पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। छाया तरवह, ये बताइए। हाँ,
तो ये भी तो हाँ ये तो उपमान पूर्व पद होगा ना ये हाँ उत्तर पद। छाया प्रधान तरु, हाँ छाया और प्रधान पूर्व तरु ऐसे हाँ करके होगा ना विग्रह। हाँ जी जी तो विशेषण पूर्व पद हो गए। हाँ छाया प्रधान तरु, इसमें प्रधान जो प्रधान शब्द आया इसका लोप हो गया, तो क्या हो गया ये मध्यम पदलोपी मध्यम कर्मधारय समासः। छाया तरवा ये आया था इसमें, छाया तरवा पेज नंबर 54 पर हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे ऊपर टॉप पर छाया तरु। तो इसका विग्रह कैसे हो गया? छाया कैसे विग्रह होगा छाया तरवा का? छाया प्रधान। हाँ प्रधानाः बहुवचन में आएगा, तरवः देखिए बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में है, तो कैसे विग्रह करेंगे? छाया प्रधानाः तरवः 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 ऐसे करके बनेगा ये, ठीक है जी। हाँ इसमें एक शब्द हम लोग रह गया, जो है ना छात्र द्वाविंशति ही होना पड़ेगा, छात्र तो पुल्लिंग है। ये जो था ना अब इसमें डिस्कस ही करेंगे कि द्वाविंशति है ना ये, अब इन्होंने ही लगना पड़ेगा ना, पुल्लिंग ही लगना पड़ेगा। नहीं असल में द्वाविंशति तो ये अलग से संज्ञा पद है ना ये, अब इन्होंने स्त्रीलिंग इन्होंने ट्रीट किया है, ये उनसे डिस्कस करना पड़ेगा ये कैसे किया है कैसे बनाया है। इस प्रकोष्ठ में छात्राणाम द्वाविंशति अस्ति, छात्रों के। हाँ द्वाविंशति तो एक अलग इंडिपेंडेंट पद हो गया, वो तो संख्या पद हो गया, संख्या किसी के लिए भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग के लिए। हाँ संख्या तो द्वाविंशति ही बोलते हैं। चत्वारा के बाद तो लिंग समाप्त हो जाता है, लिंग भेद जो है वो केवल 1 2 3 4 तक रहता है, उसके बाद लिंग भेद समाप्त हो जाता है। 22 के लिए तो हमेशा द्वाविंशति ही बोलते हैं, द्वाविंशति ही आएगा, द्वाविंशति तो आ ही नहीं सकता। कैसे कैसे किया है वो होता ही नहीं है, द्वाविंशति ही बोलते हैं, द्वाविंशति होता है। तो द्वाविंशति इन्होंने कैसे किया? द्वे अधिका, या तो ये है कि हम लोग इसको ऐसे कहें कि ये एक अव्यय पद है द्वाविंशति, ये द्वे अधिका विंशति, ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल है कि ये द्वाविंशति शब्द ये हमारा अव्यय पद है द्वाविंशति, ये दिस कुड बी एक्सेप्टेबल, लेकिन एक बार डिस्कस करना पड़ेगा ज्ञानमूर्ति सर से। जी 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 कर लेंगे सर। आपने पिछली बारी द्वादशा विंशति लिखवाया हुआ है, द्वादशा विंशति द्वाधिका ना द्वादशा जैसा तो 10 है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फिर अगर लिखवाया तो गलत लिखवाया। कोई बात नहीं, फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ डॉक्टर मेहता आप पढ़िए आगे। जी सर, एक सेकंड सर इसमें गिनती आ रही है तो द्वा मत नंबर आ रहा है, तो ये द्विगु समास नहीं होगा। आप म्यूट है, आप म्यूट है, आप म्यूट है, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप म्यूटेड हैं। अच्छा सॉरी हाँ बोलिए सर। हमने कहा सर इसमें नंबर है तो द्विग तो नहीं होगा ये? ना 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 ऐसा नहीं है। अच्छा द्विगु समास अलग हो जाता ना, जैसे पंचवटी, नवरात्रि, नवरात्रम, हाँ वहां होता है, यहाँ नहीं है। हाँ डॉक्टर अमिताभ पढ़िए। ऊपर निर्दिष्ट कर्मधारय समास के सभी प्रकार के भेदों की चर्चा की जा चुकी है, इनका विग्रह निम्नलिखित प्रकार से होगा। एक, ये हम लोगों ने कर लिया है, वी हैव डन इट। अब आप नीचे विशेषः से पढ़िए। ठीक सर। विशेषः, हाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय का विग्रह दो प्रकार से किया जा सकता है। एक, नीलम उत्पलम, और दो, नीलम च तत् उत्पलम च। द्वितीय प्रकार के विग्रह के संदर्भ में समस्त पद में विद्यमान विशेष तथा विशेषण के लिंग तथा वचन की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
एक वचने हाँ उन्नत बालकः उन्नतश्चासौ बालकश्च पुल्लिंग यानी लंबा बालक, उन्नत बालिका उन्नता चासौ बालिका च स्त्रीलिंग यानी लंबी बालिका, उन्नत भवनम उन्नतम च तत् भवनम च नपुंसकलिंग ऊंचे भवन। अब इसको देखिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ये जो तीनों लिंगों में क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो हम लोग देखते हैं। उन्नत बालकः, तो एक सबसे जो सिंपल विग्रह है वो क्या है? उन्नतः बालकः। ये शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उन्नतः बालकः कर्मधारय समासः। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? उन्नतः च सह बालकः च। सह क्यों आया? क्योंकि बालकः शब्द पुल्लिंग शब्द है। उन्नतः च सह बालकः च। अच्छा, इसके बाद एक तरीका और हो सकता है जो उन्होंने दिया है इसमें, असौ करके। अब आप ये देखिए, अपनी प्रवेश वाली बुक खोलिए, प्रवेश वाली बुक में अदस शब्द के रूप दे रखे हैं पुल्लिंग के। पेज नंबर कितने पे दिए हैं? पेज नंबर 16, पेज नंबर 215 बुक खोलिए, पेज नंबर 215। सीरियल नंबर बता दीजिए सर, सीरियल नंबर क्या है? 3.4.215। नहीं, असौ जो है 4.7। 4.7, ठीक है। अदस के भी वही अर्थ होते हैं जो सह, जो तत् के अर्थ है, ठीक है। तत् प्रातिपदिक या अदस प्रातिपदिक, एतत् प्रातिपदिक, ये सिनोनिमस माने जा सकते हैं, ठीक है। ये के अर्थ में। अब देखिए इसके पुल्लिंग रूप कैसे हैं? असौ, अमु, अमी। असौ क्या हुआ? प्रथमा एक वचन, ये है एक। सहा, तौ की जगह क्या आ सकता है? अमू। ते की जगह क्या आ सकता है? अमी। तो यहां क्योंकि एक बालक है, उन्नतः बालकः, तो क्या यहां पर आएगा? उन्नतः च सह बालकः च। या इसकी जगह क्या आ सकता है? उन्नतः च असौ बालकः च। असौ देखिए प्रथमा एक वचन में है। अगर यहां बहुत सारे बालक होते तब क्या होता? उन्नत बालकाः, तब विग्रह कैसे होता? उन्नताः बालकाः। हाँ, सिंपल तो बिल्कुल हो गया, उन्नताः बालकाः, ये तो सिंपल विग्रह हो गया। अब अगर हमें ते बालकाः च, बहुत सुंदर। उन्नतः च ते बालकाः च। अगर हमें अदस प्रातिपदिक का प्रयोग करना है तब कैसे होगा? उन्नत च उन्नताः च अमी बालकाः च। तो ये तीनों विग्रह हो सकते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से हमने अपने आप को स्टार्टिंग में रेस्ट्रिक्ट किया था उन्नतः बालकः, केवल अपने आप को इस तक रेस्ट्रिक्ट किया था। आगे बाद में धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाती है तब हमें समझ में आता है, ठीक है। अभी हम लोग केवल उन्नतः बालकः इस स्टेज पर रखें, और उन्नतः च सह बालक, ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसे भी विग्रह होते हैं, ठीक है। हाँ, अब उन्नत बालिका, उन्नत बालिका में क्या हुआ? सिंपल क्या हुआ? बालिका, सिंपल विग्रह, उन्नता बालिका, कर्मधारय समास हो गया, उन्नता बालिका। अब अगर हमें इसको तद प्रातिपदिक के साथ करना है तब क्या हो गया? उन्नता च सा बनता है ना, ता ते ता, ऐसे करके बनता है। और अगर हमें इसका जो है अदस शब्द, अदस प्रातिपदिक का प्रयोग करना है तब कैसे बनेगा? अब ये देखिए स्त्रीलिंग रूप दे रखे हैं अदस के, पेज नंबर इसमें दे रखे हैं 216 में, नीचे देखिए 4.14, 216 4.14 इसी में सर, इसी में। हाँ, नेक्स्ट पेज वाली बुक। असौ अमू अमूह,
असौ। हाँ, तो क्या बनेगा? पेज नंबर क्या है? 6 4.14। हाँ 2.14 4.14 में। हाँ 4.14 मकारांश क्या बनेगा इसमें? अगर हम अधस प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे तब क्या बनेगा? उन्नताचा असौ बालिका। हाँ, असौ पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में बनता है, दोनों में असौ बनता है प्रथमा एकवचन में। अब आप तीसरे पे आ रही है, उन्नत भवनम। अब भवनम शब्द नपुंसकलिंग है, इसका सिंपल विग्रह क्या होगा? अच्छा, अगर बहुत सारी बालिकाएं होती तब क्या होता? अगर ये बहुत सारी बालिकाएं होती तब क्या होता? उन्नत बालिका। तब विग्रह कैसे होता? उन्नता बालिका। ये तो सिंपल विग्रह हो गया, है ना। अब अगर हमें तत्प्रातिपदिक का प्रयोग करना है तब कैसे होगा? तत्सर्वनाम का तब कैसे होगा? बालिकाः। हाँ, ताहा बालिकाः। उन्नताः च ताहा बालिकाः च, ताहा बालिकाः च, ऐसे करके। ठीक है। अगर हमें अधस का सर्वनाम का प्रयोग करना है तब कैसे होगा? अमुह बालिकाः च। अब आइए आप नपुंसकलिंग शब्द पर, उन्नत भवनम। इसका सिंपल विग्रह क्या होगा? उन्नतम भवनम। उन्नतम भवनम, सिंपल। अब अगर हमें तत्प्रातिपदिक का तत्सर्वनाम का प्रयोग करना है तब क्या होगा? उन्नतम च तत् भवनम च। उन्नतम च तत् भवनम च। ठीक है। अब अगर हमें मान लीजिए अधस प्रातिपदिक का प्रयोग करना है तब क्या होगा? अधस का देखिए इसमें दे रखा है नपुंसक लिंग में पेज नंबर 217 पर, ये देखिए 4.21, पेज नंबर 217 प्रवेश बुक 4.21। हाँ, क्या बनेगा? हाँ, अधः अमु अमि ऐसे करके बन रहे हैं। तो यहाँ क्या बनेगा उन्नत भवनम का? सर ये ऊंचे भवन में नपुंसकलिंग बहुवचन यूज करेंगे ना? क्यों? उन्नत भवनम एक वचन में है ना। एक वचन। उन्नत भवनम सर ऊंचे भवन, ऊंचा भवन। उन्नत भवनम मीन्स ऊंचा भवन। अच्छा। हाँ, इसका विग्रह कैसे करेंगे? उन्नतम च अधः भवनम च। हाँ, उन्नतम च, और यहाँ पर आ जाएगा अधः भवनम। अधः भवनम च, अधः भवनम च, उन्नत भवनम। अधः का प्रयोग हम लोग रोज करते हैं। कहाँ करते हैं? हम लोग रोज करते हैं, जबकि पूर्णमदः वो भगवान के लिए प्रयोग करना है, जो ब्रह्म है ना। देखिए नपुंसकलिंग वहां प्रयोग हुआ है। पूर्णमदः, पूर्णम अधः, वो पूर्ण है। पूर्णमिदम, ये भी पूर्ण है, ये सृष्टि भी पूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदम। तो अधम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में अधस का प्रथमा विभक्ति में आता है। अब अगर मान लीजिए हमारा है उन्नत भवनानि, तब विग्रह कैसे करेंगे? उन्नत भवनानि। उन्नतानि भवनानि। हाँ, बहुत सुंदर। उन्नतानि भवनानि। हाँ, नपुंसक लिंग में होगा ना फिर ये भवन शब्द, क्योंकि नपुंसक लिंग है। उन्नतानि भवनानि। इसका अगर हमें तत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है तब कैसे होगा? हाँ, तानि भवनानि। और अधस प्रातिपदिक का प्रयोग, अधस शब्द का प्रयोग करना है तब कैसे होगा? उन्नतानि च अमूनि भवनानि च। अमूनि भवनानि च। तो ये हमारा हमें पता होना चाहिए कि ये सारे विग्रह इस तरीके से होते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को उन्नतम भवनम, उन्नतः बालकः, उन्नता बालिका, इस तक अभी हम लोग अपने आप को इस तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। ठीक है।
हाँ वैशाली जी बताइए। प्रवेश बुक में पेज नंबर क्या बताया आपने? मुझे मिला नहीं वो। 217 ये देखिए पेज 215 पे तो पुल्लिंग रूप दे रखे हैं अदस शब्द के। 215 4.7 अदस शब्द के पुल्लिंग रूप दे रखे हैं, देखिए ये मिल गया पेज नंबर 215 4.7। हाँ नहीं, मेरे यहाँ पेज नंबर अलग था। ठीक है मिल गया ना। और ये वाले मिल गए थे आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाले? हाँ मिल गए। मिल गए। बहुत सुंदर। तो ये हमें अभी हम लोग अपने आप को यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे। हाँ तद्धितांता। अमिता जी पढ़िएगा तद्धितांता। सर बहुवचन वाला रह गया उसमें। इसमें बहुवचने वाला रह गया, लंबे लड़के। उन्नत भवनानी हो तो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उन्नत भवनानी का विग्रह कैसे होगा? अदस प्रातिपदिक के साथ, बताइए। उसके नीचे है सर वो भवनानी, भवनम बहुवचने। बहुवचने। हाँ। उन्नत भवनम बहुवचने किं भवति? उन्नत भवनानि। सर उन्नतानि भवनानि। हाँ उन्नतानि भवनानि तो सिंपल वाला सिंपल विग्रह हो गया। उन्नतानि च तानि भवनानि च। हाँ और अदस के साथ में क्या हुआ? अमूनि। उन्नतानि च अमूनि भवनानि च। ऐसे करके हमारा क्या हो गया? ये अदस प्रातिपदिक के साथ होगा। तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ अमिता जी पढ़िएगा तद्धितांता। जी सर। सर जैसे टाइम हो गया पढ़े हम लोग 45 तक है ना, 8:45 तक। अब 2 क्लास रह गई है ना। जी सर। तद्धितान्ताः विशेष विषयाः तरप तमक प्रत्ययौ। दो में एक का अतिशायन तुलनात्मक उत्कर्ष किया था। तद्धितान्तः इस शब्द में कौन सी संधि है? तत् प्लस हितान्तः। दीर्घ संधि। तद्धित नहीं, तत् प्लस हितान्तः संधि सर ना। तो उसमें में बदलेगा ना। छत्तो है वो धा में कन्वर्ट हुआ है जी। छत्तो संधि है क्या? यहाँ पर स्पेशल संधि है पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण मूढ़ सवर्ण संधि। एतद्धि दुर्लभतरम। भगवत गीता में आता है एतत् प्लस ही। एतद्धि पहले जष्टि संधि हुई, फिर पूर्व सवर्ण हुई। एतद्धि। इसको हम लोगों ने एक्स समझ के समझा था कि उसमें एक्स लगा दो तो हो जाएगा, चौथा वर्ण हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तीसरे वर्ण में एक्स लगा दो, चौथा वर्ण हो जाएगा। चौथा वर्ण हो जाएगा। वही। हाँ तत्धन। सर तत्धन कैसे है? तत्धन प्रातिपदिक क्या है? तद हलन। तद ही। हाँ तद प्लस हिताय। हित शब्द हुआ तद्धित। तत् प्लस हित ऐसे करके बना है ना ये। हितम तद्धितम। तद्धितम शब्द है ना ये। तत् प्लस हितम। तो तद उसमें तत् प्लस हित। तत् तो हुआ नहीं, तद हुआ। प्रातिपदिक लेना है हम लोगों को। तो तत् प्लस हितम। वैसे भी अगर तत् भी होता तो भी उसका द जस्ट संधि से हो जाता। फिर जो हा है वो धा में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया पूर्व सवर्ण संधि से। तद्धितम ऐसे तद्धितान्ताः। तद्धित है अंत में जिसके। ये भी एक हमारा समस्त पद है तद्धितान्तः। तद्धित प्रत्ययः वर्तते अन्ते यस्य तत्। तद्धितान्तः क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए यस्य सः। तद्धितान्तः। बहुव्रीहि है क्या यहाँ पे? बहुव्रीहि तो हाँ विग्रह के बाद तो बहुव्रीहि लग रहा है। हाँ यस्य ते हो गया ना। यस्य हाँ बहुव्रीहि हो गया। किसी अन्य शब्द की ओर वो कर रहा है, इंगित कर रहा है जो तद्धितांत है ना। तो इसका तो बहुव्रीहि समास ही होगा इसमें। वेरी करेक्ट। हाँ पढ़िएगा अमिता
दो में एक का अतिशायन तुलनात्मक उत्कर्ष या अपकर्ष सूचित करने के लिए उत्कर्ष या अपकर्ष वाचक प्रातिपदिक से तरप तथा बहुत में से एक का सर्वोत्कर्ष या सर्वापकर्ष सूचित करने के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण राम कृष्णयोः कृष्ण चतुरतर, इसमें जो तर है उसकी बात करें तरप, तो राम और कृष्ण में कृष्ण अधिक चतुर हैं। जब दो में से कंपैरिजन हो तो तरप आता है और जो बेस्ट चुना हो तो तमप आता है। बहुत सुंदर। जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर क्या हो गया तरप, और बेस्ट क्या हो गया तमप। जी। बालकेषु कृष्णः चतुरतमः, बालकों में कृष्ण सबसे अधिक चतुर है, चतुरतमा। इसी प्रकार स्त्रीषु शकुंतला सुंदरतमा, स्त्रियों में शकुंतला सबसे सुंदर है। आम्र नारंगयोः आम्र मधुरतरम, आम और नारंगी में आम अधिक मीठा है। अब हम आम्र नारंगयो है यहाँ पर, ये भी हमारा एक समझ पद है, ये द्वंद्व समास है जो हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें आगे, तब हम लोग इसको करेंगे। हाँ, द्विवचन, इसलिए बाद में दूसरे वाले में द्विवचन का वो लग जाएगा। हाँ, इसलिए द्विवचन का नारंगयो। हाँ हाँ, दूसरे वाले षष्ठी विभक्ति, हाँ षष्ठी विभक्ति द्विवचन, यह सप्तमी विभक्ति है यहाँ, सप्तमी विभक्ति। हाँ सप्तमी है सप्तमी। हाँ, अब हम प्रायशः व्यवहृत होने वाले कुछ तद्धितांतों का परिचय प्राप्त करें। पितुः भ्राता पितृव्यः, पिता का भाई अर्थात चाचा। मातु भ्राता मातुलः, माँ का भाई मामा। पितुः पिता पितामह, पिता के पिता बाबा या दादा। मातुः पिता मातामह, माता के पिता नाना। इसी तरह व्याकरण व्याकरण अधीते वेत्ति वा, जो व्याकरण पढ़ता या जानता है। जैसे वैयाकरण शब्द जो है ना, अब ये देखिए व्याकरण से तद्धित शब्द बनाइए, वैयाकरण, व्याकरण में ही इन्होंने कुछ तद्धित शब्द जोड़े, तद्धित प्रत्यय जोड़ा और वैयाकरण बना, जो व्याकरण जानता हो, वैयाकरण। और इसी को अगर हम महावैयाकरण बोल दे तो कैसा पद हो जाएगा ये? तब ये इसका विग्रह कैसे होगा? महान वैयाकरण, ऐसे करके। सर ये वैयाकरण हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है ना, वो आए जोड़ने से अ और ई जोड़ने से बना है। ये बहुत असल में वो बड़ी टिपिकल प्रक्रिया है, इसलिए उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे बना कैसे है। केवल इतना है कि तद्धित प्रत्यय लगा और वैयाकरण बन गया। जी। पौराणिकः पुराणम अधीते वेत्ति वा, जो पुराण पढ़ता या जानता है। ये भी तो है नैयायिकः। नैयायिकः न्याय शास्त्रम अधीते वेत्ति वा, जो न्याय शास्त्र पढ़ता या जानता है। पौराणिकम पुराणम अधीते वेत्ति वा, जो पुराण पढ़ता या जानता है। आशा जी आगे आप पढ़िए। आशा जी सर पढ़िए प्लीज। राष्ट्रीय, ये छोटी की मात्रा क्यों है इसमें? हाँ छोटी लगी हुई है इसमें, ये बात आई भी है 2-3 बार ज्ञाना मूर्ति सर के सामने। छोटी नहीं ये सही है, ये सही है। हाँ यही सही है, ऐसे ही लिखते हैं सर, ऐसे बताया यही सही है। संस्कृत ऐसे लिखते हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को भी ऐसे ही लिखते हैं। हाँ उन्होंने इसी को सही बताया। राष्ट्रीय जब भी कभी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। राष्ट्रीय है पर संस्कृत में राष्ट्रीय ही है। हाँ राष्ट्रीय है। गांव में रहने वाला, दाक्षिणात्य दक्षिण देश में जन्मा हुआ, पाश्चात्य पश्चिम देश में जन्मा हुआ, पौर्वात्य पूर्व देश में जन्मा हुआ, कुत्रत्य कहाँ का, अत्रत्य वहाँ का, ह्यस्तनः बीते हुए कल का, अद्यतनः मतलब आज का, श्वस्तनः मतलब आने वाले कल का, दंति भवः दंत्यः दांत से निकलने वाला, कंठे भवः कंठः
कंठ से निकलने वाला। कंठ्या ही तो बोला। अच्छा। मुखम इव मुख्य, जो मुख जैसा है, प्रधान। ओ इसलिए मुख्य है। समाजम रक्षति, सामाजिक, समाज की रक्षा करने वाला। सभायाम साधु, सभ्य, सभा में बैठने योग्य। अश्वेन तुल्य, अश्ववत, घोड़े जैसा। अब हम कुछ तद्धितांत अव्ययों का परिचय प्राप्त करेंगे। भिन्न भिन्न अर्थों में। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए। अश्ववत, अश्ववत, हालांकि तद्धितांत शब्द तो है ये, अश्व जैसा। अब जैसे अगर हम लोगों ने पढ़ा था अभी मतु प्रत्यय, जैसे हमने धन शब्द में लगाया तो धनवान, धनवती, धनवत। मतु प्रत्यय है। हाँ, मतु प्रत्यय है। हाँ, मतु प्रत्यय नहीं है, रिमेम्बर इट, दिस इज नॉट मतु प्रत्यय। ठीक है। यहाँ जो अश्ववत लगा है, अश्व जैसा, रामवत, राम जैसा, कृष्णवत, कृष्ण जैसा। यहाँ मतु प्रत्यय नहीं है ये हमें जैसा जहां पर भाव होगा वहां पर कोई दूसरा प्रत्यय, पता नहीं कौन सा है प्रत्यय, लेकिन तद्धित प्रत्यय कोई डिफरेंट है ये। बट इट इज नॉट मतु प्रत्यय। घोड़े जैसा मतु प्रत्यय। मेरे ख्याल से अश्ववत तत् लगना चाहिए इसमें। अब पता नहीं कौन सा प्रत्यय, इसमें इतना ध्यान रखिएगा कोई तद्धित प्रत्यय लगा है और अश्व से अश्ववत बना है, अश्व जैसा। वान वती, फिर वत ही तो होना पड़ेगा। वत तो नपुंसक लिंग में था ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था। धनवान, धनवती, तो इसमें अश्ववान, अश्ववती वो भी हो सकता है। तो क्या अश्ववान का क्या अर्थ हो गया? अश्ववाला, जिसके पास में अश्व है। अश्ववान का अर्थ हुआ जिसके पास में अश्व, जैसे धनवान जिसके पास में धन है, अश्ववती ऐसी स्त्री जिसके पास में अश्व है। अश्ववत का मतलब फर्क है, लेकिन यहाँ अर्थ अलग है। अश्ववत, अश्व जैसा। हाँ, अश्व के समान, अश्ववत। तो यहाँ मतु प्रत्यय तत् होगा, अश्ववत तत्। हाँ, अगली क्लास में गाना मूर्ति से ये भी पूछेंगे कौन सा तद्धित प्रत्यय है इसके अंदर, पूछेंगे। जैसे दंडवत, इसी का उदाहरण दंडवत भी तो। दंडवत, दंडवत, दंड के जैसा लेट के प्रणाम करने वाला, दंडवत। हाँ, दंड की तरह, दंडवत प्रणाम। जी जी जी। हाँ, दंड का दूसरा अर्थ डंडा भी होता है ना। हाँ, वही है, डंडे के समान, सीधा सीधा। हाँ, दंड के समान। एक तो दंडवत का ये अर्थ हो गया, दूसरा क्या है? दंडवान, दंडवती, दंडवत। वो नपुंसक लिंग में भी दंड रखने वाला, दंडवत मित्रम, दंड रखने वाला मित्र, जिसके हाथ में डंडा है, दंडवत मित्रम, वो भी हो सकता है। लेकिन जब दंडवत हम कहेंगे कि दंड की तरह, यहाँ कोई और प्रत्यय है, सम अदर प्रत्यय। हाँ, चलिए अब हम कुछ तद्धितांत अव्ययों का परिचय प्राप्त करें। भिन्न भिन्न अर्थों में सर्वनामों से था। वैशाली जी आप पढ़िएगा, वैशाली जी आगे आप पढ़िएगा, वैशाली जी। इसको पढ़ूं पूरा कि नहीं? दंडवत रूपक अलंकार हुआ ना, रूपक अलंकार। पढ़िएगा। अब हम कुछ तद्धितांत अव्ययों का परिचय प्राप्त करें। भिन्न भिन्न अर्थों में कुछ सर्वनामों से था, त्र, ताहा, तह, दा, दाहिम आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे यत्, तत्, सर्व, किम सर्वनामों से क्रमशः यथा, तथा, सर्वथा, कथम प्रकार के अर्थ में। यत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र, अत्र सप्तमी के अर्थ में। यतः, ततः, सर्वतः, कुतः, इतः पंचमी के अर्थ में। यदा, तदा, सर्वदा, कदा, इदानीं, तदानीं निर्दिष्ट काल के अर्थ में। ऊपर वाले पद प्रयुक्त होते हैं। बालकेषु सुहासः स्थूलतमः। बालकों में सुहास सबसे अधिक स्थूल है, तो स्थूलतमः अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए ना क्रमशः। ये जो दिया है ये जो इसका यूज बताया है ना, यत तत् मतलब
था तत्र तह हम चलते हैं सर, नमो नमः। हाँ, नमो नमो नमः नमः। सर, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, नमो नमः। हाँ, देखिए यथा, यथा मतलब जैसे, हाँ, यथा तथा, यथा अहम आगच्छामि तथा एव भवन्तः अपि आगच्छन्तु। जैसे मैं आता हूँ वैसे आप सब आइए। यथा राजा तथा तो प्रजा। यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, सिंपल। सर्वथा, सभी प्रकार से, सर्वथा। कथम, कथम मीन्स क्यों, कैसे, कथम। सर ये तो मतलब था यूज किया है य के साथ, त के साथ, और शब्द बन गया यथा तथा। हाँ, ये बताने की इन्होंने लगता है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, यत से बने होंगे ये सब। हाँ, यथा तथा, तत् से तथा बना है, सर्व से सर्वथा बना है, किम से कथम बना है। ऐसे इन्होंने ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। हाँ, ऐसे यत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, ये सप्तमी के अर्थ में, कहाँ, कहाँ पर हो, जहां पर हो वहां से आओ, है ना। तो सप्तमी के अर्थ में यत्र तत्र सर्वत्र, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, ऐसे करके। यतः ततः सर्वतः कुतः, यतः। अब यतः में हमें लगता है इनमें शायद तस्सिल प्रत्यय लगी हुई होगी। यतः जहां से, पंचमी के अर्थ में है ना ये। ततः, ततः मतलब वहां से, ततः शायद वहां से होगा। सर्वतः सब ओर से, कुतः कहाँ से, इतः यहाँ से, ऐसे कर। हाँ, यदा तदा और इतः दोनों एक ही अर्थ होगा इसका मतलब। इसका यतः माने जहां से। हाँ, तथा जहां से। नहीं नहीं, यतः, यतः जहां से, और इतः यहाँ से, इतः यहाँ तथा से, वहां से, वहां से। अच्छा, वहां से। सर्वतः सब ओर से, कुतः कहाँ से, ऐसे करके। मेरे ख्याल से अब ये जो है हम लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में लेंगे आगे। आज तो टाइम भी हो गया ना। हाँ सर, टाइम हो गया। हाँ, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः ओम देव शांति अंतरिक्षे शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। रिकॉर्डिंग कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। राम राम राम।